हेलो स्टूडेंट्स, सरल परिपथ के दूसरे लेक्चर में आपका फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे विद्युत संबंधी किरचॉफ के नियम। विकिरण संबंधी किरचॉफ के नियम 11th में हो सकता है पढ़े हों आप लोग। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा विद्युत सेल क्या होता है, सेल का टर्मिनल विभवांतर क्या होता है, सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है। काफ़ी दिनों बाद फिर हम पढ़ने जा रहे हैं किरचॉफ के नियम। ये धारा और विभव दो से संबंधित है। तो पहला नियम है धारा संबंधी किरचॉफ का नियम। विद्युत धारा संबंधी किरचॉफ का नियम। किरचॉफ करंट लॉ, इन शॉर्ट KCL भी लिखा जाता है, किरचॉफ्स करंट लॉ। ये किसी एक पॉइंट पर, जैसे एक सर्किट बनी होगी, एक पॉइंट से कई जगह करंट जा रही होगी, कई जगह करंट आ रही होगी, मतलब एक जोड़ हो जहाँ पर ये भी एक वायर आके मिल रहा हो, ये वायर। तो जब ये केवल टू वे है, मतलब एक वायर आया दूसरा वायर गया, तो यहाँ नियम की कोई ज़रूरत नहीं है। जो धारा आ रही है वही धारा जा रही है। कम से कम 3 वायर्स वहाँ पर मिलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी हों वो सर्किट डायग्राम में दिया रहेगा। कुछ करंट्स आ रही हों, I1, I2, I3, जाने वाली जो है वो मान लीजिए I4 और ये I5। ये एक एग्जाम्पल करेंगे दोनों नियम पढ़ाने के बाद तो ज़्यादा स्पष्ट होगा। ये एक पॉइंट है जहाँ पर 2 डायरेक्शन से करंट आ रही हैं, 3 डायरेक्शन से, और ये करंट 2 ठो जा रही है। तो आने वाली धाराओं का योग बराबर होता है जाने वाली धाराओं का योग। यही पहला नियम है किरचॉफ का। या दूसरे शब्दों में कहें कि इस बिंदु पर जो टोटल बीजगणितीय योग है विद्युत धारा का वह 0 है। जहाँ बीजगणितीय योग की बात होती है वहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव का कॉन्सेप्ट आता है। मतलब आने वाली को अगर आप पॉजिटिव लेते हैं तो जाने वाली को नेगेटिव लेंगे, जाने वाले को नेगेटिव लेते हैं तो आने वाले को पॉजिटिव। जहाँ बीजगणितीय योग की बात होगी वहाँ पर, यहाँ पर भी उसी तरह से आने वाले को अगर आप पॉजिटिव लेते हैं, जाने वाले को नेगेटिव लेते हैं, तो टोटल सम एट दिस पॉइंट शुड बी 0। यानी किसी बिंदु पर, यानी किसी संधि पर समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। या ये कहिए कि आने वाली धाराओं का योग बराबर होता है जाने वाली धाराओं का योग। ऐसा होता क्यों है? धारा प्रवाह, हमने बताया है कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाहित होते हैं, मतलब कुछ चार्ज इधर से आ रहे हैं पर सेकेंड, कुछ चार्ज इधर से आ रहे हैं पर सेकेंड, और कुछ चार्ज इधर से आ रहे हैं पर सेकेंड। पर सेकेंड इस पॉइंट पर 3 डायरेक्शन से चार्ज आ रहे हैं। इस पॉइंट पर मिल के चार्जेस इस डायरेक्शन में फ़्लो कर रहे हैं। तो अगर इस पॉइंट पर चार्ज क्रिएट हो जाते तो धारा, जाने वाली धारा का मान आने वाली धारा से बढ़ जाता। अगर इस पॉइंट पर मिलने के बाद चार्ज नष्ट हो जाते, यानी एनिहिलेट हो जाते, तो जाने वाली धारा का मान कम हो जाता है। लेकिन जानते हैं कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत है, हम उसको उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। किसी सिस्टम का टोटल चार्ज कंजर्व रहता है। यानी जो पहला नियम है वो आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है कि किस सर्किट के किसी भी बिंदु पर चार्ज ना तो उत्पन्न होगा, ना ही नष्ट होगा, ना ही एक्युमुलेट होगा, ना ही जो है वो क्रिएट होगा। जो हमने समझाया था समय बचाने के लिए उसी को हमने लिख दिया है कि विद्युत धारा संबंधी किरचॉफ का नियम क्या है। परिपथ में किसी बिंदु या संधि पर समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। एट एनी पॉइंट आर नोड इन अ सर्किट एल्जेब्राइक सम ऑफ ऑल करंट इक्वल टू 0 आर वेनिसेस। सिग्मा I इज इक्वल टू 0। ये पॉइंट P है। यहाँ पर 1, 2, 3 डायरेक्शन से करंट आ रही हैं, इनको पॉजिटिव लिया गया है, जो जा रही हैं उनको नेगेटिव लिया गया है। तो टोटल सम हो गया 0। इनकमिंग प्लस आउटगोइंग इज इक्वल टू
0, इसको उस साइड ले जाएंगे I4 प्लस I5, ये जाने वाली धाराओं का योग है और ये आने वाली धाराओं का योग है। संधि पर आने वाली धाराओं का योग बराबर संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग। जो हमने समझाया यह आवेश संरक्षण पर आधारित है, उसको भी एक लाइन में लिख दिया। कभी काल एक नंबर में पूछा जाता है, क्योंकि किसी भी पॉइंट पर चार्ज ना तो एनिहिलेट होता है, ना ही क्रिएट होता है, ना ही उत्पन्न होता है, ना ही वो नष्ट होता है, क्योंकि आवेश संरक्षित रहता है। कभी कभी इस पर कुछ क्वेश्चंस आए हैं, इसे बता दे रहे हैं। ऐसे दिया रहेगा 1 एम्पीयर जा रही है, .5 एम्पीयर आ रही है, इधर x जा रही है, इधर से 3 एम्पीयर आ रही है। तो x का मान पूछा जाएगा। तो देखेंगे 1 जा रही है, 1.5 जा रही है, यानी ये दोनों मिल के यहाँ कितनी जाएंगी 2.5। इधर से 3 आई, इधर से 2.5, तो x कितना हो जाएगा 5.5। इसी में से कोई जा रही होती, जैसे ये जा रही होती तो इसमें से वह करंट घट जाती, जो बचती वह आगे जाती। फिर उस हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं। मतलब कुल मिला के एक शार्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में कभी कभी, तो इसका ध्यान रखिएगा किसी पॉइंट पर कौन सी करंट आ रही है, कौन सी करंट जा रही है। दूसरा नियम किरचॉफ का वोल्टेज संबंधी ला, किरचॉफ वोल्टेज ला, इसको KVL, किरचॉफ करंट ला को कहते हैं KCL। नियम हमने लिख दिया है, समझा रहे हैं कि किसी बंद पास का मतलब होता है एक क्लोज्ड लूप। जैसे हमने यहाँ फिगर बनाया है, ऐसे चलिए ऐसे आ जाइए, ये क्लोज्ड लूप है। यहाँ से चलिए, ये एक क्लोज्ड लूप नहीं है, क्योंकि बीच में एक रेजिस्टेंस और जुड़ गया है। तो जहाँ इस तरह की स्थिति बने क्लोज्ड लूप की, मतलब एक जगह से चलिए फिर वहीं पर आ जाइए, ये होता है बंद पास या मेश कहते हैं। मतलब एल्जेब्राइक सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस इन अ मेश आर क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू 0। किसी बंद पास में सभी समस्त विभवांतरों का या वोल्टेजों का बीजगणितीय योग 0 होता है। बहुत कन्फ्यूजन होता है न्यूमेरिकल हल करने में, पर ध्यान से पढ़ लेंगे तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। ये हमने एक फिगर बना दिया, यहाँ 2 सेल हैं, एक E2 जिसका विद्युत वाहक बल है और एक जो है E1 है। ये मान लीजिए I1 करंट देता है और ये मान लीजिए I2 करंट देता है। तो सेल सर्किट में एज ए मोटर पंप काम करता है, इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कराता है। मतलब जितना चार्ज पर रेट से ये आगे जाएगा, उतने ही चार्ज पर रेट से ये पीछे से आएंगे। यानी I2 धारा ये दे रहा है, तो पीछे से भी जो धारा इंटर कर रही होगी वो I2 होगी। यहाँ पर भी इधर से जो धारा इंटर कर रही होगी वो I1 होगी। धाराएं इधर आ रही हैं, इधर से I1 और इधर से I2। हो सकता है I1 इतनी ज़्यादा हो कि इसका कुछ पार्ट इधर जाए, कुछ पार्ट इधर आए और यह सेल चार्ज हो। ये डिपेंड करेगा कंडीशंस कैसी हैं, कितना विद्युत वाहक बल है, पर इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप कन्वेंशन मान लीजिए, मैथमेटिकली कोई वैल्यू निगेटिव आ जाती है, जैसे I2 का मान हल करते हैं क्वेश्चन में निगेटिव आ जाता है, मतलब धारा इधर न जाके किधर आएगी, इस तरफ आएगी। पर सेल से जितनी धारा इधर से जाएगी तो उधर से उतनी धारा निकलेगी, या इधर से जितनी धारा जाएगी तो पीछे से भी उतनी ही विद्युत धारा मिलेगी, आएगी। तो दोनों अभी हम मान लेते हैं कि मिलके इसमें जाती हैं और इसका मान है I3। तो यहाँ पर किरचॉफ करंट ला लगाएंगे तो जाने वाली धारा I3 है, आने वाली धारा I1 और I2 हैं, इसलिए I3 का मान जो है वो I1 प्लस I2 है। अब यहाँ पर क्लोज्ड लूप बहुत सारे बने हैं, एक ये है और एक ये है। लूप लिखने का एक अपना तरीका होता है, क्लॉकवाइज लिखिए अथवा एंटी क्लॉकवाइज लिखिए, स्वतंत्र है। मान लीजिए ए से शुरू करते हैं, आप इस तरह से चलते हैं, एक में इस तरह से चलते हैं और एक में इस तरह से चलते हैं। ये हमारे चलने की दिशा है, ये फर्स्ट लूप है। मतलब ए से हम कहाँ पहुँचेंगे, F से E
ई से बी फिर बी से ए, यानी लूप या बंद पास ए एफ, ए से एफ पहुंच गए, एफ से ई, ई से बी, बी से ए में, इसमें और विभवांतर शून्य होने का क्या मतलब है वो हम बता रहे हैं। ए से आप एफ जा रहे हैं मतलब वी ए माइनस वी एफ, एफ से ई जा रहे हैं मतलब वी एफ माइनस वी ई से बी जा रहे हैं मतलब वी ई माइनस वी बी से ए आ रहे हैं मतलब वी बी माइनस वी ए। जोड़ लीजिए, जीरो आएगा, एफ कैंसिल होगा, ई कैंसिल होगा, बी कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल होगा, इक्वल टू जीरो। यही किरचॉफ का नियम है। विभवांतर चल रहे हैं हम जिस तरह से वी ए माइनस वी एफ लिख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वी एफ माइनस वी ए लिख देंगे। अगर उल्टा लिखते हैं तो सबको उल्टा लिखिए, पूरे समीकरण में माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, समीकरण के संतुलन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये वी एफ माइनस मतलब यहाँ से यहाँ का विभवांतर प्लस यहाँ से यहाँ का विभवांतर प्लस यहाँ से यहाँ का विभवांतर जोड़ेंगे तो जीरो आएगा। बीच में एक को भी उल्टा कर देंगे तो जीरो नहीं आएगा, तब सवाल लगाएंगे वो कभी भी सही नहीं होगा। विभवांतर के लिए लिखने के लिए एक छोटा सा समझ लीजिए कि अगर ये रेजिस्टेंस है R, इसमें I धारा फ्लो कर रही है, ये पॉइंट मान लीजिए P है और ये पॉइंट मान लीजिए Q है। धारा P से Q की तरफ जा रही है, इसका मतलब है इसका पोटेंशियल ज़्यादा है और इसका पोटेंशियल कम है, तो VP माइनस VQ ओम के नियम से लिखा जाएगा IR प्लस IR। अगर उल्टा लिखते हैं VQ माइनस VP तो आएगा माइनस IR। ये बात समझ में आनी चाहिए कि यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल घटाएंगे तो प्लस IR होगा, यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल घटाएंगे तो वह माइनस IR होगा। सेल के लिए समझिए, ये मान लीजिए ई बोल्ट का सेल है, ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है। सेल में हमेशा इधर वाला पॉइंट लोअर पोटेंशियल पर रहेगा जो माइनस से जुड़ा है, और इधर वाला पोटेंशियल हायर पर रहेगा, यानी VP माइनस VQ ये हमारा क्या आएगा प्लस E, और VQ माइनस VP ये हमारा क्या आएगा माइनस E। धारा इसमें चाहे इस दिशा में फ्लो हो रही हो चाहे इस दिशा में फ्लो हो रही हो, यानी सेल जहाँ भी लगा होगा वो चाहे चार्ज हो रहा हो चाहे डिस्चार्ज हो रहा हो, हमेशा यहाँ से यहाँ का विभवांतर निकालेंगे तो नेगेटिव, यहाँ से इस तरफ का विभवांतर निकालेंगे तो पॉजिटिव। इसका ध्यान रखिएगा। अंदाज से नहीं पढ़ेंगे, अंदाज से पढ़ेंगे तो कहीं गलत में समीकरण बनाएंगे, कहीं पर सही बनाएंगे, और फिजिक्स का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो इसको मिटा दे रहे हैं। अब VA माइनस VF, यहाँ से यहाँ का विभवांतर एक साथ नहीं लिख सकते हैं क्योंकि बीच में एक पॉइंट और आ गया। ये पॉइंट मान लीजिए क्या हो गया P, मतलब यहाँ से यहाँ का विभवांतर लिखिए, फिर यहाँ से यहाँ का विभवांतर लिखिए। तो VA माइनस VP अगर लिखते हैं तो इधर का पोटेंशियल ज़्यादा है, इधर का पोटेंशियल कम है, प्लस E1। और यहाँ से यहाँ का लिखते हैं VP माइनस VF लिखते हैं, तो धारा इस तरफ आ रही है, यानी ये लोअर पोटेंशियल पर है, ये हायर पोटेंशियल पर है, या ये कहें कि हम धारा के विपरीत चल रहे हैं, तो माइनस I1 R1। आगे बढ़िए, यहाँ कुछ लगा ही नहीं है, जीरो हो गया। यहाँ से यहाँ VE माइनस VB करेंगे, फिर धारा इस दिशा में हम इस दिशा में रहे हैं
मतलब यहाँ का पोटेंशियल कम है, यहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा है, यानी -I3R3। फिर यहाँ से यहाँ आएंगे, कुछ नहीं लगा है, 0, यानी = 0। तो देखेंगे ये दो नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। दिस इम्प्लाइज I1R1 प्लस I2R2 = हो गया E1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसमें चलते हैं इस तरह से, एक में क्लॉकवाइज चलिए, दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज। चाहे क्लॉकवाइज चलिए चाहे एंटी क्लॉकवाइज चलिए, पोटेंशियल डिफरेंस का ध्यान दीजिए। इस लूप का मतलब मान लीजिए यहाँ से शुरू करते हैं, तो यानी बंद पास CBEDC में, क्लियर है। पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से यहाँ कुछ लगा ही नहीं है, यहाँ से यहाँ VB माइनस VE करेंगे तो यहाँ ज़्यादा पोटेंशियल है, यहाँ कम पोटेंशियल है, या करंट की दिशा में है, तो प्लस I3R3। यहाँ से यहाँ आएंगे, यहाँ कुछ नहीं लगा है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई सेल नहीं है। यहाँ से आएंगे, इसी दिशा में है जिस दिशा में करंट है, मतलब यहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा है, यहाँ का पोटेंशियल कम है, यानी प्लस I2R2। यह इस पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इस पॉइंट का पोटेंशियल, तो ये लोअर पोटेंशियल पर है, नेगेटिव से जुड़े हैं, और ये पॉजिटिव से, तो -E2 = 0। दिस इम्प्लाइज I2R2 प्लस I3R3 = E2। इन दो समीकरणों I3 का मान I1 प्लस I2 रख के, इसमें वैल्यूज़ दी रहेंगी, हल करके निकाल सकते हैं किस प्रतिरोध में कितनी धारा प्रवाहित होगी। तो ध्यान से अगर देखेंगे तो हम इस तरह से अगर चल रहे हैं, धारा के विपरीत जहाँ चल रहे हैं वहाँ I1R1 का गुणनफल नेगेटिव है, और चलते वक्त यहाँ से शुरू किए हैं, सेल का पॉजिटिव मिला है, तो एक तरह से प्लस E1 लिखा गया है। और जब इस तरह से चल रहे हैं, धारा की दिशा में है पॉजिटिव, पर सेल का नेगेटिव टर्मिनल हमको पहले मिल गया। चलते वक्त इस तरह से कहीं से भी शुरू करेंगे, क्लॉकवाइज नेगेटिव मिलेगा, तो -E = है 0। फिर इसको हल कर लेंगे, तो देख रहे होंगे इस लूप में I1R1 प्लस I3R3 = आया है E1, इसमें = आया है E2। दो नियम याद करने की ज़रूरत नहीं है कि I1 I और R का गुणनफल जो सेल लगे हैं उनके विद्युत वाहक बल के बराबर है, ये एकदम मत याद करिए। एल्जेब्राइक सम = 0 को याद करिए, इससे कभी भी न्यूमेरिकल गलत नहीं होंगे। हो क्या रहा है यहाँ पर, सेल एनर्जी देता है, बाकी प्रतिरोधों में एनर्जी खर्च होती है। तो अगर किसी एक पास की बात करेंगे तो उसमें ली गई ऊर्जा और दी गई ऊर्जा क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि एक एनर्जी देने वाला होगा, दूसरा एनर्जी खर्च करने वाला है। सेल एनर्जी देता है, प्रतिरोधों में एनर्जी खर्च होती है, I2RT वगैरह फार्मूला आप पढ़े हैं। तो हो यही रहा है यहाँ पर, यह ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, यानी हर पास में सेल एनर्जी देता है और वह एनर्जी डिफरेंट कांस्टीट्यूएंट रेजिस्टेंस में खर्च होती है। यानी जो दूसरा नियम है वह ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। यह नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। एक न्यूमेरिकल हमने लिखा है, इसमें डिफरेंट रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू पता करनी है। न्यूमेरिकल में देखेंगे एक सेल यहाँ लगा है 5 वोल्ट का, रेजिस्टेंस 2 ओम 2 ओम, यहाँ 10 वोल्ट का 1 ओम 4 ओम और 4 ओम। इस प्रश्न में क्या है कि सभी प्रतिरोधों में विद्युत धारा का मान ज्ञात करना है। तो पहले देखेंगे तो लगेगा कि सवाल बड़ा कठिन है, आएगा नहीं, पर पहले फिगर बना लीजिए,
ठीक से, चाहे यहाँ से शुरू करिए चाहे यहाँ से शुरू करिए। तो जहाँ ऐसी स्थिति आए आप बड़े सेल से शुरू किया करिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ज़रूरी नहीं है कि बड़े सेल से ही शुरू करें, छोटे सेल से भी शुरू कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये धारा जो देता है वो I1 देता है, तो 100% है कि इस तरफ जो धारा जाएगी वो I1 होगी। क्लियर हो गया। अब ये दो भागों में बंटती है, इधर और इधर। तो मान लीजिए ये I1 है, I2 है, तो इधर वाली धारा क्या होगी, I2 माइनस I1। या I3 लेंगे तो I1 बराबर I2 प्लस I3 लिखना पड़ेगा। या इसमें जो धारा थी वो हो गई I1 माइनस I2, क्योंकि यहाँ पर इधर I2 अगर हम निकाल देते हैं तो इधर जो बचती है वो I1 माइनस I2 हो गई। या I3 ले लेते हैं, बाद में कर लेंगे, ये तो पता लगा समस्या होने लगी। ये I3 ले लीजिए, इधर जो आ रही है वो I3 है। यहाँ पर किरचॉफ करंट लॉ से I1 बराबर I2 प्लस I3 लिख देंगे, इधर I2। यह सेल भी कुछ धारा मान लीजिए दे रहा है, I1 I2 I3 हो गया है, इसको मान लेते हैं I4। तो अगर ये I4 धारा देगा, इस तरफ से भी जो धारा आएगी वो क्या होगी, I4 होगी। अब यहाँ से I2 और ये I4 दो मिल रही हैं, अगर दोनों आगे बढ़ती हैं तो इसमें हो जाएगा I3 प्लस I4। यहाँ पर कंसीडर करिए, इधर से I3 आई, इधर I4 चली गई, जो इसमें धारा आई वो हो गई I3 माइनस I4। I3 माइनस I4, इधर से I2 आ रही थी, ये I2 है, ध्यान दीजिए। ये I4 गई और ये I2 आई, दोनों मिल के इधर जा रही हैं, तो I2 प्लस I4। फिर देखेंगे इस पर आएंगे, अगर जोड़ेंगे तो इसमें आएगी I1 प्लस I3। I4 से कैंसिल हो जाएगा, यानी इसमें जो धारा जा रही है वो I1 है। तो डी पर KCL से, किरचॉफ करंट लॉ से I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। अब तीन लूप यहाँ दिखाई दे रहे होंगे, दिख रहा होगा I1 I2 I3 I4, 4 वेरिएबल है, लेकिन वास्तव में दो ही हैं, I1 I2 और I4, क्योंकि I3 का मान यहाँ से हम निकाल सकते हैं I1 माइनस I2। इस कन्वेंशन में कहीं अगर हमने उल्टा करंट मान लिया होगा I1 को, चाहे I2 को, चाहे I3 को, तो उसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। आंसर में लिख देंगे कि इस धारा की दिशा, जैसे मान लीजिए I4 ऋणात्मक आ गया, तो यानी धारा इस दिशा में न जाके I4 की धारा किस दिशा में आएगी, इस दिशा में आएगी। I3 अगर ऋणात्मक आ गया तो धारा इधर न जाके धारा इधर जाएगी। वो आंसर निकालने के बाद है। तीन लूप हैं, 1, 2 और 3। कहीं से भी शुरू करते हैं, मान लीजिए इससे शुरू करते हैं, बंद पास या लूप A B, B से D, D से A में ऐसे चल रहे हैं, धारा की दिशा में चल रहे हैं। I2 प्लस I4,
गुणे 2, उसका प्रतिरोध 2 ओम है। इस दिशा में ही चल रहे हैं, इसी दिशा में धारा भी है, चलने की दिशा इसमें यह है हमारी, प्लस I1 इंटू 1, इसी दिशा में चल रहे हैं, निगेटिव सिरा पहले मिल रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ का विभवांतर निगेटिव है, यानी -10। फिर यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, जिस दिशा में हम चल रहे हैं उसी दिशा में धारा भी फ्लो हो रही है, तो I2 गुणे 4 धन I2 गुणे 4 बराबर 0। देखेंगे I1 एक ही जगह है, तो I1 I2 यहाँ 2I2 धन 4I2 यानी 6I2। I4 की बात करेंगे तो 2I4 है और कहीं I4 नहीं है, प्लस 2I4 इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एक इक्वेशन बन गया। I1 I2 I4 तीन ही वेरिएबल हैं, ये जो I3 है वो I1 माइनस I2 लिख लिया जाएगा। और दूसरा लूप ले लीजिए, इसको ले लीजिए। ध्यान दिया करिए कि हम इस तरह से चले ताकि प्रतिरोध और I का गुणनफल हो, ज़्यादा से ज़्यादा हमको पॉजिटिव मिले। जैसे ऐसे चल लिए तो ये भी इसी दिशा में हो गया, ये भी दिशा में हो गया, ये भी इसी दिशा में हो गया। ऐसे चल लिए तो इसी दिशा में है, इसी दिशा में है और इसी दिशा में है। उल्टा चलेंगे माइनस लगाना पड़ेगा, एक भी माइनस भूल जाएंगे तो गलत हो जाएगा। इस लूप में कहीं से भी शुरू कर दीजिए, सी से शुरू कर दीजिए, सी बी डी सी, बंद पास सी बी डी सी में, इसमें सी से बी आइए, I3 माइनस I4 इंटू 2, I3 माइनस I4 इंटू 2, यहाँ से इधर जाएंगे, पहले यहाँ से यहाँ, प्लस I1 गुणे 1 माइनस 10, इस तरफ चल रहे हैं, माइनस सिरा पहले मिल रहा है, प्लस यहाँ से यहाँ आएंगे, I3 गुणे 4 बराबर 0। गुणा कर लीजिए, I3 2I3 4I3 यानी 7I3 माइनस 2I4 और कहीं I4 है नहीं, प्लस I1 इज इक्वल टू 10। I3 को हम I1 माइनस I2 लिख सकते हैं, तो 7 ब्रैकेट में I1 माइनस I2 माइनस 2I4 प्लस I1 इज इक्वल टू 10। दिस इम्प्लाइज 7I1 प्लस I1 8I1 माइनस 7I2 माइनस 7I2 माइनस 2I4 इक्वल टू 10। समीकरण नंबर 2। ये दो समीकरण बन गए। इसके बाद तीसरा समीकरण बनाएंगे इस वाले को उपयोग करके। समीकरण नोट करते जाएंगे। एक ये बन गया है, दूसरा ये बन गया है, क्योंकि हम समीकरण बना के छोड़ देंगे, वैल्यू निकालना आपकी जिम्मेदारी रहेगी। नहीं निकाल पाएंगे तो हम नेक्स्ट लेक्चर में बता देंगे। इस बंद पास की बात करते हैं। बंद पास ए बी सी एफ ई ए बी सी एफ ई में, यानी हम इस तरह से चल रहे हैं। ए से यहाँ गए, I2 प्लस I4 इंटू 2, I2 प्लस I4 इंटू 2, क्योंकि उसी दिशा में चल रहे हैं। यहाँ देखिए इस दिशा में जा रहे हैं, धारा इधर आ रही है, मतलब निगेटिव, माइनस I3 माइनस I4 गुणे प्रतिरोध है 2। इधर आएंगे,
इसका पॉजिटिव सिरा मिल रहा है पहले, यानी +5 = 0। बाकी और ना तो इधर रेजिस्टेंस है ना ही इधर रेजिस्टेंस है। गुणा करिए, I2 यहाँ पर है और कहीं है नहीं, 2I2 I4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2I4 धन 2I4 धन 4I4 I3 माइनस 2I3 = -5। I3 का मान I1 माइनस I2 रख दीजिए, 2I2 प्लस 4I4 माइनस 2I1 माइनस I2, ये I3 का मान है, = -5। I1 यहाँ पर है -2I1, I2 यहाँ पर है माइनस और ये माइनस, +2I2 + 2I2 यानी +4I2, I4 यहाँ पर है +4I4, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2I1 -4I2 -4I4 = 5। ये समीकरण नंबर 3 समीकरण आपको मिल गए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। पहले दूसरे में से किसी में से भी एक में से I1 का मान निकालिए, बाकी 2 समीकरणों में रख दीजिए। जब I1 का मान I2 I4 के रूप में निकाल के किन्हीं भी 2 समीकरण में रखेंगे तो 2 समीकरण बनेंगे जिसमें I2 और I4 2 वेरिएबल होगी। 2 वेरिएबल के लिए है उनको हल कर लीजिए, I2 I4 निकाल लीजिए, किसी में भी रख दीजिए, I1 का मान प्राप्त हो जाएगा।